ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो अनाउंसमेंट हुआ था उसको 100 साल पूरे हो गए हैं, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है ये। स्टैटिक पार्ट आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो उसमें स्टैटिक में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, कुछ अलग सी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दी गई है। जहाँ जहाँ पे अलग सी इन्फॉर्मेशन है वो मैं इसमें बता दूंगा। जैसे ये है कि दयाराम साहनी जो है पहला उन्होंने हड़प्पा को डिस्कवर किया था, इसलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। उसके बाद मोहनजोदड़ो और अलग अलग साइट्स, अलग अलग जो स्कॉलर्स थे उन्होंने डिस्कवर की थी। ये जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे सोसाइटी जो थी, या जिसको आज एएसआई बोलते हैं, उस टाइम पे उन्होंने अनाउंस किया था। तो जब ये डिस्कवर हुआ था तब ये इनके डायरेक्टर जनरल थे, जॉन मार्शल। ठीक है। कहाँ लोकेटेड है वो आपको पता ही है। ठीक है। ये इसके एक्सटेंट है, दायमाबाद में सदर्न मोस्ट पॉइंट है, आलमगीरपुर में यूपी में ईस्टर्न मोस्ट, सुत्ता गैंडूर में पाकिस्तान में वेस्टर्न मोस्ट, मांडा जम्मू में नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी हरियाणा में। अब ये इसके फेजेस हैं। अर्ली मैच्योर, आपको ये पता मतलब मोटा मोटा पता होना चाहिए कि मैच्योर में 26 से 1900 बीसी के आसपास ये रही थी। और आर्यन 1500 बीसी में आ गए थे। तो उससे मतलब ओवरलैप करता है। कभी कभी ये थ्योरी भी है कि आर्यन अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय थी। अलग अलग थ्योरी हैं। मोर्टिमोर व्हीलर नाम के एक स्कॉलर थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। एक था कि फ्लड आ गई थी। फिर एक थ्योरी है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हुआ था, या फिर ओवर पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ओवर पॉपुलेशन हो गई थी, रिसोर्सेज नहीं थे तो उस वजह से हुआ था। अलग अलग थ्योरीज हैं। ठीक है। इसमें ये है कि उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस तो जो थी वो ये हैं। मेसोपोटामियन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, हड़प्पन लार्जेस्ट सिविलाइजेशन थी उस टाइम के हिसाब से। ठीक है। ये आपको इसके फीचर्स पता ही हैं। टाउन प्लानिंग में क्या होता है भाई, ग्रिड पैटर्न, बर्न ब्रेक्स, ये इसके यूनिक चीज़ें हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। स्थेटिक्स को काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रेफरेंस दिया था। ठीक है। और उस टाइम के हिसाब से काफ़ी एडवांस भी था। तो अगर मेंस में क्वेश्चन आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन पे तो उसको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर में उनका क्या रोल था, वुडन प्लो शेयर, हल वगैरह वो सब वुडन का यूज़ करते थे। ठीक है। फ्लोड लैंड्स वगैरह हमें मिले हैं। ठीक है। ये इनकी क्रॉप्स थी, वीट, राइस, मिलेट्स, बार्ली, चिकपी। और सबसे पहले थे जिन्होंने कॉटन उगाया था। ठीक है। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में ये सारे एनिमल्स हैं, ऑक्सन, बफेलो, गोट, पिग, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ये है कि एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था जिसमें कंट्रोवर्सी हुई थी कि हॉर्सेस जो थे उसको वो लोग जानते थे या नहीं जानते थे। उसमें कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन मेन ये है कि हॉर्सेस को आर्यंस के साथ एसोसिएट किया जाता है। आर्यंस को पता था हॉर्स और एक आयरन, ये लोग ब्रॉन्ज को जानते थे। तो ये जो दोनों है, ये वैदिक सिविलाइजेशन या आयरन आर्यन फेज के साथ जोड़ा जाता है, तो इसलिए वो यूपीएससी ने सही माना था। ठीक है। तो अगला क्या है, क्राफ्ट में क्या क्या बनाते थे, बोट मेकिंग, सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें ये क्राफ्ट थी इनकी, है ना। सील्स जो बनती थी स्टीटाइट, स्पेशल स्टोन टाइप होता है उससे सील्स बनाते थे। कमर्शियल पर्पसेस, ट्रेडिंग के लिए यूज़ होते थे। ताबीज़ वगैरह, एम्यूलेट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं उसको। एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते थे। फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन, है ना, उसके लिए। एक सील, जैसे आजकल जैसे सील होती है ना, वैसे सील होती थी। और उसका इम्प्रेशन किसी चीज़ पे मारोगे तो वो सीलिंग हो जाएगी। कोई भी, जो भी आपके सील जिसकी जिस भी शेप में बनाई है, जो भी उस पे बनाया है, तो आयरन उनको नहीं पता था, जैसे मैंने बताया। आर्ट, उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे अगर पूछता है तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है। मेंस में कहीं भी किसी से रिलेटेड पूछ लेगा, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बताओ, आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताओ, उनका ट्रेड के बारे में बताओ, इकोनॉमी के बारे में बताओ, तो यहाँ से ही पॉइंट्स निकलेंगे। आर्ट में ब्रॉन्ज कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स टेक्निक आपने पता ही होगी। इसका दूसरा नाम ये भी बोलते हैं, कहीं पीसीएस वगैरह ऐसे एग्जाम में नाम दे देगा कि ये क्या टेक्निक है। ठीक है। नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये इसी को बोलते हैं वो। ऑप्शन में दे सकता है ये, बियर्डेड मैन। ठीक है। मोहनजोदड़ो में मिला है ये। रेड स्टोन टॉर्सो ऑफ मेल टॉर्सो, उसका धड़ वो है बस, सर और वो नहीं है पैर, हड़प्पा में मिला है। ठीक है। अलग अलग कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये वाली चीज़ यहाँ तो नहीं मिली, या ये वाली चीज़ यहाँ नहीं मिली। तो पता है बियर्डेड मैन मोहनजोदड़ो में, और रेड स्टैंड मेल टोर्सो हड़प्पा में। ठीक है। मदर गॉडेस का स्टैचू है, मदर गॉडेस का फिगर है ये। वन हो, ये प्रोटो शिवा है, इनका है। ये सारी वहाँ पे आर्ट
के एग्जाम्पल हैं जो आप लिख सकते हो। आर्ट को भी कैटेगराइज किया है, ब्रॉन्ज कास्टिंग, स्टोन स्टैचूज, टेराकोटा फिगर्स। ठीक है, ऐसे ही ट्रेड एंड कॉमर्स में इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। इसमें आप ये देख सकते हो कि वेट एंड मेजर्स जो स्टैंडर्डाइज थे इनके, किस किस के साथ ट्रेड होता था उस टाइम पे। ठीक है, इनकी एक कॉलोनी भी थी अफगानिस्तान में, शोरतुगई बोलते हैं उसे, शोरतुगई। ठीक है, और मेसोपोटामियंस इनको क्या बोलते हैं, मेलुहा। ये कहीं पूछ लेता है प्रीलिम्स में कि मेलुहा कौन बोलता था या मेलुहा क्या है। ठीक है, दो इनके इंटरमीड ट्रेडिंग स्टेशंस थे, ट्रेडिंग पोर्ट कह लो। एक ये डिलमन बहरेन में था, और ये मकरान कोस्ट, ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान के पास है। ठीक है, ये नाम आए मकान और ये डिलमन किससे रिलेटेड है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा ना। ये एक्सपोर्ट ग्रेन, ज्वेलरी और पोट्री करते थे, इंपोर्ट क्या करते थे, कॉपर, प्रेशियस स्टोन्स। ठीक है। फिर ये रिलीजन कल्चर में क्या था, मदर गॉडेस का जो स्टैचू मिला उससे पता चलता है कि फीमेल डीटी का रूप है वो कोई। और पशुपति प्रोटो शिवा, मतलब शिवा का एक फॉर्म है, उसका भी सील मिला है। ठीक है, फैलस वर्शिप, लिंग वर्शिप, जो शिव की वो होती है ना शिवलिंग, उसको बोलते हैं। तो टेम्पल्स वगैरह नहीं मिले हैं, ये इसका स्पेसिफिक चीज़ है। नेचर ऑफ वर्शिप में ट्रीज वगैरह इनको भी करते थे, एनिमल को भी वर्शिप करते थे। प्रोटो शिवा का जो वो मिला है सील, उस पर एनिमल वगैरह को डिपिक्ट किया गया है। इनकी जो स्क्रिप्ट थी बोस्ट्रोफिडोन स्टाइल में थी, मतलब राइट टू लेफ्ट, पहले ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। अपन लोग तो यहाँ से ऐसे लिखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट। तो ये बोस्ट इसको डिसाइफर नहीं किया है अभी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो जेम्स प्रिंसिप ने कर ली थी, इसीलिए हमें आर्यन कल्चर या वैदिक लिटरेचर के बारे में पता चला। अशोका के अशोक के जो वो थे इंस्क्रिप्शंस, उनको भी उनके बारे में भी हमें पता चला। तो ये लेकिन डिसाइफर नहीं कर पाई, इसलिए जो हड़प्पन पीरियड है ना, उसको हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में भी डालते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड वहाँ से होता है जहाँ से हमें राइटिंग्स मिलना शुरू हुए। प्रोटो मतलब कि राइटिंग्स तो मिली लेकिन हम समझ नहीं पाए उनको। ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वही सब सिग्निफिकेंस है कि भाई उस टाइम पे इतना एडवांस सिविलाइजेशन थी। और ये भी हमें सीख मिलती है, क्लाइमेट चेंज जो आज हो रहा है, उस टाइम पे जो हुआ था इकोलॉजिकल क्राइसिस, उससे वो डिक्लाइन हुई थी सिविलाइजेशन। तो आज हमें प्रोएक्टिव मेजर्स लेने हैं, ये इसका सिग्निफिकेंस है। ये चैलेंजेस हैं, ये एकेडमिक स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी देख लो कि भाई राइटिंग हमें नहीं इनकी डिसाइफर कर पाए हैं, कोई क्लियर हायरार्की नहीं मिलती उस सिस्टम में, कि सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के बारे में कोई खबर मिलती नहीं है। वुमेन का क्या रोल था वो नहीं पता, कुछ सील्स मिलते हैं मदर गॉडेस वगैरह का, लेकिन उनका क्या रोल था एग्जैक्ट वो नहीं पता, कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, वो पता नहीं चलता है। डिक्लाइन के भी डिफरेंट कॉजेज हैं, एक सिंगल कॉज नहीं, उसका वो नहीं पता चलता कि किस चीज़ से डिक्लाइन हुई सिविलाइजेशन, इतनी मॉडर्न एडवांस सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हो गई। ठीक है, चैलेंजेस अबाउट एक्सकवेशन, एक्सकवेशन के चैलेंजेस ये हैं कि आधा इंडिया में आधा पाकिस्तान में बॉर्डर इश्यूज हैं। ठीक है, उसमें भी फिर लैंड एक स्कार्स क्वांटिटी है। ठीक है, तो कितना आप उसको एक्सकवेशन में यूज़ कर सकते हो, वर्टिकल एक्सकवेशन तो कर भी सकते हो, हॉरिजॉन्टल में और ज़्यादा लैंड चाहिए होगा। आज के टाइम पे वैसे भी लैंड इंपॉर्टेंट है भाई, फार्मिंग और अर्बन डेवलपमेंट, और इसके चलते कई सारी साइट्स लोगों को पता नहीं था उनकी सिग्निफिकेंस, तो डिस्ट्रक्शन उनकी हो गई है। अब ये क्या न्यू एविडेंस कहीं मिल रहा है, पड़ता बेट इन कच्छ गुजरात। बेट नाम से कोई भी चीज़ आएगी ना, वो आइलैंड जो होते हैं वहाँ पे गुजरात और कच्छ के पास, उसको बोलते हैं आलिया बेट, मुंबई और वो वाला रीजन है वहाँ। तो अगर कभी कहीं भी जोग्राफी में मैपिंग वैपिंग में आ गया बेट से रिलेटेड, तो इस एरिया में जो भी बेट होगा वो यहीं पे उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये बताया हुआ है कि हड़प्पन का दयाराम साहनी ने किया था, मेल टॉर्सो यहाँ मिला है, वो फैलस वर्शिप के लिए लिंगम मिले हैं। ग्रेनरीज यहाँ पे 12 ग्रेनरी हैं, दो दो की रो में, मतलब छः छः की उसमें डिवाइड है। यहाँ पे ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ये मोहनजोदड़ो मिला है। ये क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह मिली हैं, तो बोलते हैं मोहनजोदड़ो शायद इनकी कैपिटल रही होगी। आर डी बनर्जी ने एक्सप्लोर, मतलब इसको डिस्कवर किया था। राखीगढ़ी लार्जेस्ट है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने किया था। ठीक है, हरियाणा में है। धोलावीरा, ये इसका देख सकते हो, यूपीएससी ने पूछ लिया है इसमें सवाल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिकॉग्नाइज किया था। उन्होंने पूछ लिया था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कौन सी साइट पे है। तो इसका यूनिक क्या है धोलावीरा का, कि देख लो किसने किया है, जेपी जोशी ने किया है। ठीक है,
वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था इनके पास, यूनिक था, जो कि ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। और एक ही साइड थी जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। बाकी साइड्स लोअर टाउन और अपर अपर टाउन, लोअर टाउन में आम लोग रहते थे, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो रहते थे। तो 2 पार्ट में डिवाइड होती थी सिटी। लेकिन यही थी जो 3 पार्ट में डिवाइड थी। एक ये भी था कि जो इंडस्ट्रियल टाउन थे, छनु, दारो, शायद लोथल, वो लोग में ये डिवीजन ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती थी, वो रेजिडेंशियल टाउन नहीं होंगे शायद, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की ये बात भी है कि यहाँ पे 2 स्टोरी बिल्डिंग मिलती है ना। ये लोथल का एस राव है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है डॉकयार्ड, शिपिंग लेन्स वगैरह थी ट्रेडिंग वगैरह के लिए, वो पता चलता है कितने एडवांस थे। पोर्ट ब्लेयर का नाम, अगला आर्टिकल है, पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया है। इसलिए कर दिया है क्योंकि पोर्ट ब्लेयर ये कॉलोनियल मेंटेलिटी को दिखाता है। और श्री विजयपुरम इसलिए क्योंकि जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जब सुभाष चंद्र बोस ने एक्वायर किया ये आइलैंड, तो उसकी उसको ऑनर करने के लिए श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। पीसीएस प्री में आ सकता है इस बार कि श्री विजयपुरम नाम, या क्या नाम बदला है, किसका नाम है, ठीक है। नेमिंग में क्या फॉलो होती है प्रोसेस, ये जो कैपिटल के नाम वगैरह होते हैं ना, ये होम मिनिस्ट्री अनाउंस करती है नोटिफिकेशन के थ्रू। स्टेट गवर्नमेंट जो नाम चेंज करती है विलेज के, टाउन के, रेलवे स्टेशन के, उसमें वो एनओसी लेती है एमएचए से। एमएचए से एनओसी मिल गया, अनाउंस वही करेंगे नेम चेंज का, ठीक है। जैसे यूपी गवर्नमेंट कोई नेम चेंज करना चाहती है तो पहले एनओसी लेगी होम अफेयर मिनिस्ट्री से, और उसके बाद वो गजट में नोटिफिकेशन दे देंगे, ठीक है। रीनेमिंग का पर्पस है वो मैंने बता ही दिया आपको, और कुछ नहीं है। मतलब ये हेयर स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई उसकी हिस्ट्री या आपको पोर्ट ब्लेयर नाम कैसे पड़ा, क्या हुआ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है कि यहाँ पे सेलुलर जेल थी, काला पानी की सज़ा होती थी ना, वो भी यहीं है पोर्ट ब्लेयर में। उससे पहले वो जेल वाइपर आइलैंड, कहीं भूले बिछड़े किसी एग्ज़ाम में वाइपर आइलैंड पूछ लिया कहाँ पर है, तो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे म्यूजियम वगैरह भी बना गया है पोर्ट ब्लेयर में, सेलुलर जेल मॉन्यूमेंट, जो सेलुलर जेल थी ना उसको मॉन्यूमेंट के रूप में बना दिया है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल, जो इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको जेल किया गया था सेलुलर जेल में, उनके नाम है गुटकेश्वर दत्त, बरिंद्र कुमार घोष, सचिन सान्याल, वीडी सावरकर। ये लोग को यहाँ पे जेल हुई थी, जो इम्पोर्टेंट लोग थे, है ना। वीडी सावरकर ने ये बुक लिखी थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, सेलुलर जेल में लिखी थी, तो ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पे एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि ओनली गवर्नर जनरल हु गॉट असैसिनेटेड इन इंडिया लॉर्ड मायो, शेर अली नाम का कोई वहाँ पे प्रिजनर था जो सेलुलर जेल में, उसने असैसिनेट किया था ये लॉर्ड मायो को। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने, जैसे मैंने बताया, कि यहाँ पे झंडा लहराया था जीत के। अब यहाँ पे और भी आइलैंड के नाम चेंज गए हैं, जैसे जो 3 आइलैंड है, रोज आइलैंड, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड, इनका नाम बदल के वही ऑनर करने के लिए 2018 में नाम बदला गया था। रोज आइलैंड का नेताजी के नाम पे कर दिया था, ठीक है। नील आइलैंड का शहीद द्वीप, हैवलॉक आइलैंड का स्वराज द्वीप। याद कैसे करना है, नेताजी जो सूट पहनते थे उसमें रोज लगाते थे, रोज आइलैंड, ठीक है। हैवलॉक में लॉक है, लॉक को तोड़ेंगे तो आज़ादी मिलेगी, तो स्वराज, ठीक है। नील आइलैंड में शहीद हो रहा है, तो बंदा शहीद होगा तो मतलब गिरेगा घुटनों में, शहीद होगा, तो नील नील डाउन मतलब वो होना, वहां से वैसे करके वो साउंड को पकड़ के आप ऐसे याद कर सकते हो। नेताजी कोट पहनते थे, रोज लगा देते थे, तो उनका नाम, रोज आइलैंड का नाम उन पे। हैवलॉक में लॉक तोड़े तो आज़ादी मिली, तो स्वराज। और नील आइलैंड में नील डाउन तो शहीद, ठीक है। ये 3 नाम हो गए। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा नहीं है, मन की डेट राइट पता होनी चाहिए, उड़ीसा में है। फॉरेस्ट राइट्स में इनको हैबिटेट राइट्स दिए गए हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट होता है ना, इसमें जो फॉरेस्ट एरियाज में लैंड वगैरह होता है ना, वो उसके ऑनरशिप राइट, इंडिविजुअल राइट्स दिए जाते हैं और कम्युनिटी राइट्स दिए जाते हैं। ट्राइबल लोग जो होते हैं ना, कि हाँ आप यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हो, कोई पट्टा टाइप दिया जाता है, जैसे सरकार लैंडलेस लोगों को पट्टा देती है ना, वैसे ही दिया जाता है वहाँ पे। कम्युनिटी कंसल्टेशन कर, वो सब चीज़ें हैं, तो ठीक है। तो मनकीडिया ट्राइब कहाँ की है, उड़ीसा की, पता होनी चाहिए। पीवीटीजी ट्राइब है, और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कोई बहुत ज़्यादा, हेयर स्प्लिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उड़ीसा की कोई फेमस फेमाइन थी, उसका नाम ना अंका फेमाइन है। उड़ीसा पीसीएस वाले
के लिए इम्पोर्टेंट है ये। अनुभव अवार्ड्स क्या हैं? ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और इनके द्वारा दिया जाता है। जो लोग इनका जो पोर्टल है, अनुभव पोर्टल है, जिसमें कि पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंस और जो उसको जो शेयर अप करता है, उसको शेयर करता है, राइट अप्स वगैरह लिखता है ना, ऐसे टाइप, उनको दिए जाते हैं। तो आपको अनुभव पोर्टल पता होना चाहिए किसका है, इस मिनिस्ट्री का है। और ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, 7वां दिया गया है। ये ओलंपियाड हुआ है, चेस ओलंपियाड, कहाँ पर हुआ है? बुदापेस्ट हंगरी में हुआ है। ठीक है, इंडिया को गोल्ड मिला है, इंपॉर्टेंट है, दोनों कैटेगरी में, ओपन और वुमेन। मैन में नहीं मिला है। 2 साल के गैप पे होता है ये। ओपन सेक्शन में जो अवार्ड होता है उसे हैमिल्टन रसल कप बोलते हैं, और वुमेन सेक्शन में वीरा, वीरा नाम से ही पता चल रहा है वुमेन का नाम है, तो वेरा मेंचिक कप। यूपीएससी ने सवाल पूछ चुका है इस पे, क्योंकि 44 जो इससे पहला था ना 2022 में, वो इंडिया में तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, यूपीएससी ने सवाल पूछा था, स्पोर्ट्स सेक्शन से भी वहाँ पे पूछने लग गए हैं आजकल। ठीक है, पीसीएस में सवाल आ सकता है ये कि ये नाम ओपन सेक्शन के लिए, वुमेन सेक्शन के लिए 45th है, बुदापेस्ट हंगरी में हुआ है, गोल्ड जीता है ओपन और वुमेन कैटेगरी में। ठीक है, इसको फाइडी ओलंपियाड भी बोलते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन नाम है फाइडी इसका, वो। ठीक है, अगला वाला उज्बेकिस्तान में होगा, 46। ये रीसेट प्रोग्राम है, जो रिटायर्ड, मतलब जो स्पोर्ट्स से निकल जाते हैं लोग, उनको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए। उसमें ये क्राइटेरिया है कि 20 से 50 के बीच में होनी चाहिए एज। 2 लेवल हैं इसमें, बिल्कुल डीप में जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर मैक्सिमम पूछेगा रीसेट प्रोग्राम क्या है, रीसेट प्रोग्राम क्या है? रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन एम्पावर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो स्पोर्ट्समैन रिटायर हो गए हैं उनको एम्पावर करना, ताकि वो अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकें सेकंड कैरियर ऑप्शन के रूप में। जैसे अब कई सारे बॉलर वगैरह, प्रवीण कुमार और बहुत सारे रिटायर हो गए। ठीक है, तो उनको, हर किसी को तो कोच नहीं बना सकते, तो ऐसे हर लेवल पे प्लेयर होंगे जो उनको कोचिंग करा सकें, या वो करा सकें, उनकी स्किल्स को यूज़ कर सकें वो। उसके लिए रीसेट प्रोग्राम, रीसेट नाम से भी चल रहा है दोबारा से। ठीक है, अगला, ये यहीं तक आर्टिकल है उसका कल्चर वाला। अगला आर्टिकल अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।